तो दोस्तों आज हम उसके स्टोरी को द कंट्री टेल का स्टोरी को हमने शुरू किया हुआ था, तो उसका आज सेकंड पार्ट मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें हम स्टोरी देखेंगे द स्क्वेयर टेल। तो कैरेक्टर स्केच बताऊँगा, फिर स्टोरी बताऊँगा, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो मैंने जिस तरह एक सीक्वेंस शुरू किया हुआ है कंट्री टेल का, मैं हर वीडियो में एक कैरेक्टर को डिस्कस किया करूँगा। तो आज उसका सेकंड पार्ट है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो द स्क्वेयर टेल, इसका कैरेक्टर स्केच ऑफ द स्क्वायर देख लेते हैं। तो ये नाइट का बेटा है। वो एक नौजवान है जिसके कर्ली हेयर्स हैं। उसने शॉर्ट गाउन पहना हुआ है जो कि रोमांटिक चिवलिक ट्रेडिशन को प्रेजेंट करता है, जो कि अपने फादर के बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि नाइट जो है वो रिलीजियस चिवलिक ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके शॉर्ट कोट पर लॉन्ग स्लीव्स हैं जिन पर रेड और वाइट रंग के फ्लावर्स के एम्ब्रॉयडरी हुई है, यानी कि उनकी नक्श निगारी हुई हुई है। तो स्क्वायर का काम नाइट्स और उनकी लेडीज़ की केयर करना है, और नाइटहुड जो है मिलते से पहले इन्हें नाइट्स को सर्व करना होता है। वो एक अच्छा हॉर्समैन है। उसके अलावा उसे सिंगिंग, डांसिंग और लिरिक कंपोज करने का शौक़ होता है। चौसर बताता है कि उसने अरिस्टोज, फ्लांडर्स और पिकार्डी की बहुत सी एक्सपेडिशंस यानी मुहिमात में हिस्सा लिया होता है, ताकि उन लेडीज़ की वो फ़ेवर वगैरह हासिल कर सके, उनको इम्प्रेस कर सके। वो अपने फ़ादर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। डिफरेंट किस तरह होता है कि उसका जो फ़ादर है वो रिलीजियस बंदा है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से काम करता है। लेकिन ये जो उसका बेटा है वो रोमांटिक जो है उस चीज़ को लाइक करता है और रोमांटिक ट्रेडिशंस को फॉलो करता है। तो इस तरह ये अपने फ़ादर से बिल्कुल डिफरेंट है। रिलीजन से मोटिवेट होने की बजाय ये क्या है कि कर्टली लव से मोटिवेट होता है, और बहुत ही एगाइल यानी कि फुर्तीला और स्ट्रॉन्ग इंसान है ये। ये सारा दिन जो है फ्लोट पर लिरिक्स बनाता है। वो अपने रोमांटियन फर्वर और केयर फ्री रवैये को एक्सप्रेस करता है। वो उसे ये एक्सप्रेस करता है कि उसे किस चीज़ की परवाह नहीं है। वो जस्ट अपने रोमांटिस जो इरा है, या जो रोमांटिक अपना माइंड है, उसी के इर्द-गिर्द उसकी जो थॉट्स हैं वो घूमती रहती हैं, और ये इसी चीज़ को वो रिप्रेज़ेंट करता है। जब उसे एक टेल के लिए बुलाया जाता है तो वो एक जो स्टोरी, रोमांटिक स्टोरी बताता है, जो कि उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक बिल्कुल फिट होती है। क्योंकि वो उसकी नेचर ही ऐसी होती है, वो इसी तौर का बंदा होता है और इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है। लेकिन उसकी ये जो टेल होती है, जो उसकी स्टोरी होती है, वो इनकम्प्लीट होती है। तो अब उसकी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो उसकी स्टोरी है द टेल ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले उसके मेजर कैरेक्टर्स देख लेते हैं, जो उसकी टेल्स के जो उसने बयान किए। तो जो पहला कैरेक्टर है वो है कॉम्बास्किन। ये तारतरी का किंग है, और उसके पास एक नाइट है, एक मिस्टीरियस हॉर्स है जो उसे लेके पूरी यूनिवर्स में, पूरे कायनात में कहीं भी जा सकता है। यानी वो उड़ने वाला है। वो पल झपकते ही कहीं पे पहुंच सकता है, और वो उसको लेके कहीं भी जा सकता है। पूरे ग्लोब में कहीं भी उसे विज़िट करा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है एल्फेटा। ये कम्बेस्किन की वाइफ़ है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है कनासी। ये किंग की बेटी है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है और गॉर्जियस लड़की है। उसके बाद नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? अलग लगोस्टी एंड खम्बैलो। ये दोनों कम्बेस्किन के बेटे हैं, और इनका बाद में जाके रिलेशंस ये फाइट करते हैं केनासी के लिए आपस में। तो ये स्टोरी के अंदर मैं आपको बयान करूँगा कि वो कैसे होता है। अब हम बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ, द स्क्वायर्स टेल, उसकी समरी की तरफ बढ़ते हैं। हिज टेल इज़ एन एपिक रोमांस स्टोरी। ये स्टोरी अरेबियन नाइट्स की है। जिंगिस खान यानी चंगेज़ खान, जो कि चौसर की लैंग्वेज में कैम्बेस्कियन, इन चौसर अपनी लैंग्वेज में उसको कैम्बेस्कियन लिखता है, लेकिन वो असल में जिंगिस खान यानी चंगेज़ खान होता है। तो चंगेज़ खान एक मंगोल एम्पायर का लीडर है। वो अपने 2 बेटों और 1 बेटी और बीवी के साथ किले में रहता होता है। उसकी रेन की 20th एनिवर्सरी पे अरेबिक किंग की तरफ से उसे गिफ्ट भेजे जाते हैं, जिसमें एक ब्रेस हॉर्स है जो कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी ला सकते। जो बताया ना मैंने आपको, उसके पास एक हॉर्स होता है। तो उसको किसने गिफ्ट किया था? ये अरेबिक किंग ने गिफ्ट किया था। वो मैजिकल हॉर्स होता है। वो पूरी दुनिया में उड़ के कहीं भी जा सकता है, और जिंगिस खान को कहीं भी ले जा सकता है। एक मिरर होता है जो कि किंग के दुश्मनों के माइंड्स को रिवील करता है। लाइक उनकी जो सीक्रेट्स हैं, जो वो साजिशें करते हैं उसके पीछे, वो उनको अपनी मिरर से
कहीं पे भी देख सकता है। फिर एक सुलेमानी अंगीठी है जो कि परिंदों की ज़ुबान समझ सकती है। इसी अंगूठी की मदद से जो उसकी बेटी है ना, वो परिंदों की ज़ुबान समझ के, ठीक है, तो उनको हील करती है। तो ये अंगूठी होती है। और फिर एक डेडली वुंड सॉर्ड है, यानी एक सॉर्ड होती है जो कि डेडली वुंड्स को हील करती है। ठीक है, जो बहुत बुरे ज़ख्म हो जाते हैं या जो नहीं बच सकते, तो जो सॉर्ड है वो उनको हील करती है, उनको मरहम फराहम करती है और वो ठीक हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों की डिस्क्रिप्शन के साथ ही जो स्टोरी है यानी टेल है उसका फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको बताया ना कि ये अनकम्प्लीट स्टोरी है, तो ये 3 पार्ट में आई है और उसके बाद यानी कि ना एक यानी उसका एंड नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी ये नहीं बता सकता कि इसका एंडिंग पॉइंट कौन सा है और ये ख़त्म हो गई है। अगली सुबह किंग की बेटी कैनेसी उठती है और वॉक के लिए जाती है। ये सेकंड पार्ट में बताया। वहाँ से इसे एक फ़ाकॉन ग्रीविंग मिलती है, यानी वो बहुत रो रही होती है और बहुत तड़प रही होती है और बहुत गम में होती है, जो उसे बताती है। उसे कैसे बताती है? क्योंकि उसने अंगूठी पहनी होती है, अंगूठी की मदद से वो उसकी लैंग्वेज समझ जाती है। जब लैंग्वेज समझ जाती है तो वो उसको पूछती है कि हाँ भाई, मैं बताओ क्या मसला है, क्यों तुम इतनी परेशान हो, सैड हो? तो वो उसे बताती है कि उसके पार्टनर ने उसे एक काइट के लिए यानी किसी दूसरे परिंदे के लिए उसे छोड़ दिया है। कैंसी उसे हील करती है और उसके लिए एक खूबसूरत पेंटिंग को ड्रा करती है, यानी उसके मूड को ठीक करने के लिए उसने एक पेंटिंग ड्रा की है उसके लिए। ठीक है, और उसको ठीक भी किया। ये किससे ठीक किया? वो सॉर्ड से, जो ज़ख्मों को हील करती है। स्टोरी का सेकंड पार्ट इस प्रॉमिस के साथ एंड होता है कि कैसे फाल्कॉन अपने लॉस्ट लव को दोबारा हासिल कर सकती है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट ख़त्म हो गया। अब सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों ख़त्म हो गए हैं। अब थर्ड पार्ट है। अगले पार्ट में कैम्बिस्किन क्या है के दरमियान कैम्बिस्किन के दरमियान क्वेस्ट के बारे में है। वो दोनों कैंसी को विन कर सकती हैं। अब वो दोनों भाई होते हैं और वो अपनी बहन के लिए ही ना आपस में फ़ाइट करते हैं। वो दोनों भाई कैंसी के दरमियान इंसिस्ट का रिलेशंस होता है उन दोनों भाइयों का। इंसिस्ट क्या होता है? इंसिस्ट मीन्स हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद ब्लड रिलेशंस। आप समझ गए होंगे इसका क्या मतलब हुआ कि वो दोनों भाई का आपस बहन में के साथ था और फिर वो अपने बहन को हासिल करने के लिए वो आपस में उनकी फ़ाइट होती है और उनके दरमियान किस तरह की क्वेस्ट होती है वो ये चौसर ने नहीं बताया हुआ। थर्ड सेक्शन की स्टार्टिंग में ही फ्रैंकलिन इंटरप्ट कर देता है। इस तरह ये स्टोरी अनफिनिश्ड रह जाती है। अब इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है क्योंकि ये एक अनफिनिश स्टोरी थी और इसको चौसर ने कंप्लीट नहीं किया था। इसका एंड नहीं है, क्वेस्ट का क्या बना, क्या वो उनमें से कौन वो अपनी सिस्टर को विन करने में कामयाब हुआ, तो इस चीज़ के बारे में कोई एंड नहीं है। और इस स्टोरी का क्या मकसद था ये भी चीज़ इस चीज़ को भी नहीं बताया हुआ। अर्ली क्रिटिक्स इस टेल को एडमायर करते हैं और चौसर को कन्विंस करते हैं कि वो इस स्टोरी को पूरा करना चाहिए उसे। ठीक है, जबकि कुछ क्रिटिक्स इस बात पे अग्रीड करते हैं कि ये टेल नामुकम्मल ही होनी चाहिए क्योंकि ये नोबिलिटी और मोरालिटी के को क्रॉस करके निरेट की जा रही है। क्योंकि स्क्वायर ने इसमें इंसिस्ट का जो फैक्टर को ऐड कर दिया था उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि इसको नामुकम्मल रहने दो, क्योंकि ये मोरालिटी को ना, मोरालिटी वाली चीज़ें और जो नोबिलिटी है, क्योंकि जिंगिस खान एक नोबल फैमिली बिलोंग करता था और उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स भी थी वो चीज़ों को लेके, तो ये उस चीज़ को भी ना जो है वो टच कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो वो कहते हैं कि इसको अनफिनिश रहने दो। अच्छा क्या चौसर ने नहीं बताया, क्योंकि इस तरह हो जाता तो फिर ये मोरालिटी के मामलात में ना ही आती। तो अब जो शुरू-शुरू के क्रिटिक्स थे, अर्ली क्रिटिक्स थे, जब ये स्टोरी लिखी थी तो उन्होंने कहा था कि वो स्टोरी को पूरा कर लें, क्योंकि कोई भी चीज़ अनमुकम्मल जो है, नामुकम्मल जो है वो अच्छी नहीं लगती। मॉडर्न क्रिटिक्स ने इसको ज़्यादा इंटेंशन ही नहीं दी, बल्कि यंग स्क्वेयर के और लव रोमांस लिटरेचर पर स्टार किया है। बिकॉज ही हैज़ लैक ऑफ नरेटिव सेल्फ कंट्रोल। उसके फादर की निस्बत उसकी जो स्टोरी है, ठीक है, वो इनमेच्योर है, अनएक्सपीरियंस है। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों का वो कहते हैं कि कोई सर पैर नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सॉर्ड हो वो हील कर दे चीज़ों को, या क्या ऐसा हो सकता है कि आप परिंदों की लैंग्वेज समझ सकें? वो कहते हैं कि ये बच्चों की कहानी है। ठीक है, जबकि नाइट की जो स्टोरी थी वो कंप्लीट थी और मैच्योर थी और रियलिटी बेस्ड थी। ठीक है, वो चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन ये जो इसने इंसेस्ट का कंसेप्ट ऐड किया, ये भी वो कहते हैं ना समझने वाली बात है। फिर वो जो जिन फैंटेसी चीज़ों का, मैजिकल चीज़ों को यूज़ किया गया, वो भी कहते हैं कि अनएक्सपीरियंस यानी इनमेच्योर चीज़ें थी, बच्चों वाली थी। ठीक है, वो किस्सों कहानियों में अच्छी लगती हैं, रियलिटी में वो अच्छी नहीं लगती। उसमें किंग को मिलने वाले गिफ्ट्स को क्रिटिक्स ने जो है वो सिंबल किया है, सिंबलाइज ऑफ पावर, सिंबलिज्म ऑफ पावर। ठीक है, ऑफ पोइट्री, सिंबलिज्म ऑफ पोइट्री, सिंबलिज्म ऑफ पावर का नाम दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है वो इसके थीम्स हैं। ठीक है, अब फर्स्ट थीम क्या है कि अ फैंटास्टिकल टेल।
स्टोरी का आगाज़ में ही एक फैंटेसी के तौर पे हुआ है। अब स्टोरी का आगाज़ कैसे फैंटेसी के तौर पे हुआ होगा, उसकी स्टार्टिंग में जो मैजिकल एटम्स हैं किंग को गिफ्ट एज़ अ गिफ्ट आए हैं, वो तमाम ही जादुई हैं, यानी मैजिकल हैं, जो कि फैंटेसी टेल की निशानी है। स्टोरी का आगाज़ बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकल था। इंटरप्शन से पहले स्क्वायर ने मेंशन किया है कि वो थर्ड पोर्शन में कैम्बेलो और उसके भाई की फ़ाइट को एक्सप्लेन करेगा, जो कि वो दोनों अपनी सिस्टर के लिए करेंगे। इसमें स्क्वायर ने इंसेस्चुअल रिलेशनशिप को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है, लेकिन बाकी की जो स्टोरी है वो अनटोल्ड है, क्योंकि वो चौसर ने उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया, तो इस पे क्रिटिक्स किया गया था। लेकिन अब तुम जो है थी क्रिटिक्स भी बता चुके हैं कि कुछ लोग क्या चाहते थे और कुछ क्या चाहते थे, तो हर बंदे का अपना एक ओपिनियन था। तो ये थीम चल रहा था, फैंटास्टिकल थीम। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो है लव एंड ट्रस्ट। पेन से भरी हुई ये स्टोरी है कि एक पेन से भरी हुई फाल्कन एक ट्री पर रोती है। कैनेंसी के पास रिंग है जो कि मैजिकल गिफ्ट में से एक है। उसे उस पेनफुल पिंडे के बारे में उस रिंग की वजह से पता चलता है, क्योंकि उसमें बर्ड्स की लैंग्वेज को समझने की एबिलिटी होती है। वो बर्ड ना सिर्फ फिज़िकल इंजर्ड होती है बल्कि इमोशनली भी डिस्टर्ब होती है। वो उसे अपने प्यार के बारे में बताती है कि कैसे हॉक ने उसे छोड़कर किसी और फाल्कन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया है। उससे वो बहुत दुखी है और उसका अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि अगर एक बंदा ऐसा कर सकता है ना, एक चीज़ ऐसी कर सकते हैं, तो आपके साथ दूसरे भी ऐसा कर सकते हैं। तो वो ये चीज़ें भी सोसाइटी से के साथ रिलेट कर रही हैं कि कैसे जो है वो जो बर्ड्स हैं वो भी अपने मतलब कि इस तरह के इमोशंस रखते हैं। ठीक है? तो इस टेल में लव और ट्रस्ट की थीम इस्तेमाल हुई है। अब बर्ड को कैंसी हील करती है और इस तरह बर्ड के लिए उसका लव हमें नज़र आता है। सिंबोलिज़्म का नेक्स्ट है थीम। किंग को दूसरे इलाकों के किंग्स की तरफ से मिलने वाले गिफ्ट्स किसी फैंटेसी और पोएट्री को सिंबलाइज़ करती हैं, क्योंकि ऐसी प्राइसलेस चीज़ें बियॉन्ड द वर्ल्ड होती हैं। क्रिटिक्स ने भी इन गिफ्ट्स को पावर ऑफ पोएट्री के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये था आज की हमारी स्टोरी, और ये थीम थे, बस ये 3 थीम्स ही इसमें स्टोरी में हमें नज़र आते हैं, और हमने इस स्टोरी को समझा, इसकी हमने समरी देखी, करैक्टर स्केच देखे। ये एक अनटोल्ड अनफिनिश्ड स्टोरी है, ठीक है? और इसमें इसको मॉडर्न क्रिटिक्स ने अनमैच्योर स्टोरी करार दिया, क्योंकि ये वो कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। तो ये थीम्स हमने देखे, स्टोरी देखी और उसके कैरेक्टर्स देखे, और उस द स्क्वायर को हमने उसके कैरेक्टर्स को देखा कि वो नाइस का बेटा है और अपने बाप से टोटली अपोज़िट है, और वो डिफरेंट चीज़ों को लेकर अपने बाप से टोटली ही डिफरेंट पर्सनैलिटी रखता है। वो रोमांटिक चीज़ों पे बिलीव करता है, जबकि उसका बाप जो है वो रिलीजियस चीज़ों को पे बिलीव करता है। तो ये आज की हमारी स्टोरी थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएँगे अगली स्टोरी द टेल ऑफ फ्रैंकलिन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।